सबसे पहले पहली लाइन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि एथेंस हो या लंदन, तख्त तो वहीं गिरे जिन्होंने आईने में खुद को खुदा देखा। बड़ी ताकतें कमजोरी से नहीं अकड़ से गिरती। फिरौन, नमरूद, कारून और हम में एक सिमिलैरिटी है। दौलत और जाहो जलाल हमारा उतना नहीं, लेकिन ठीक उनकी तरह हमने भी कहीं दिल के किसी गोशे में अपने आप को हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला माना। हमें सबसे पहले ये फीलिंग अपने अंदर से निकालनी होगी कि हमें कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिली है, तब जाकर हम उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जिसे मैं डिस्कस करना चाहता। मफाद मकसद पर हावी हो एक कहानी जो हम सबको जोड़ती थी वो कहीं टूट गई है। एक बड़े कांच को जब तोड़ दिया जाए तो उसके हर टुकड़े में जैसे अक्स नजर आता है, हमारी उम्मत मुस्लिमा को इसी तरह नक्शों में बिखर दिया गया और फिर इन नक्शों के हर टुकड़े में जो उम्मत का एक हिस्सा फंसा हुआ है उसे हमने कभी जात पात के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर और तोड़ा, और यहां तक कि फिरकों के नाम पर तो हमने चकनाचूर ही कर दिया। इस कदर बड़ी तादाद में हमने अपनी कौम के चकनाचूर किया है कि इसे फिर से जोड़ना शायद अभी नामुमकिन लगता है, लेकिन मेरे पास कुछ तजवीजें हैं आज रात, वहां से कम काम शुरू किया जा सकता है। देखिए, नेकी करते वक्त बिहार अंजुमन की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि इसकी नेकी में कहीं दिखावा नहीं था। तो नेकी जब बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि इसे तराशने में मुझे बहुत वक्त लगा। नेकी जब दिखावा बन जाए तो जमीर मर जाते हैं, और जब जमीर मर जाए तो जमीनों को छीनना आसान हो जाता है। हम एक थकी हुई तहजीब बनकर रह गए हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। जो बात मुझे रात को करवट नहीं लेने देती और सारी रात 4 बार नींद टूटती है वो ये नहीं है कि हम जेलों में बहुत बड़ी तादाद में बेगुनाह बन। हमारा कन्विक्शन रेट दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि हम बेगुनाह 24 से 25 साल बाद रिहा होते हैं। लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि हमारी सरकार कहती है कि प्राइमरी स्कूल्स में हम सिर्फ 59% है। और आप इस लाइन का क्या करेंगे जिसमें कहने वाले ने कहा कि जिसने स्कूल का दरवाजा खोला उसने जेल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया। इसका उल्टा भी है, जिसने स्कूल का दरवाजा बंद किया उसने जेल का दरवाजा। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम एप्लीकेशन लिखकर बोर्ड पर अपना केस लगवा सकें। हम ये तक नहीं जानते कि हमारी तारीख कब आएगी। 2026 में जब सेंसस आएगा तो मैं आज 2025 में रियाद में बोल के जा रहा हूं, आप चेक करना 1 साल बाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आबादी का 38%, 38% इस वक्त गरीबी रेखा से नीचे। ये आंकड़े अगले साल जाकर सेंसस में कंफर्म होंगे, लेकिन 38% के आसपास हम बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक बुलडोजर है जो हमारे आशियाने को गिराता नहीं, हमें गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देता है। हर तहजीब एक जज्बे से जन्म लेती है। जब जज्बा ही बुझ जाए, यानी दिलों में हिम्मत ही मर जाए, तो इमारतें खंडर हो जाती, और इन खंडरों को गिराना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या बदलना चाहिए और कहां से शुरू करना चाहिए? देखिए, आने वाली नस्लों को सदमे नहीं मार बल्कि गाइड की कमी मार दे। ऐसे जवाब जो बेमाने होते हैं वो हमारे जज्बे को मार देते। हमें अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की पूरी वोकैबुलरी चेंज करनी, और ये बात रियाद में बसे हुए भारतीयों से अच्छा कोई नहीं समझेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए कि हमारे दौर में ना एक खामोश जहर फैल चुका है, वो है औसतपन, यानी मीडियोक्रिटी का जहर। आपने देखा होगा कि कहा एक शायर ने हमें चाहा था कि हम शाहीन बने, और उससे पूछा गया कि शेर या बबर शेर या इस तरह के किसी भी जानवर की मिसाल दे देते, हर शेर में शाहीन की मिसाल क्यों दे? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि शाहीन का एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। जब तूफान का अंदेशा होता है तो ईगल यानी शाहीन ये बादलों से ऊपर उठकर तूफान का मुआयना करता है। जहां बाकी सारे जानवर अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं, ये तूफान और बादल से ऊपर उठकर तूफान का मुआयना करता है। सबसे पहले ना इस मीडियोक्रिटी के जहर को मारने के लिए हमें
अपने कद से ऊंची कोशिशें करनी। एक लाइन शायद आप इसका वजन उठा पाए कि अपने कद से ऊंची कोशिश किस्मत की कलम में स्याही का काम करती। जब किसी कौम के बहुत सारे फर्द अपनी हैसियत से परे, अपनी काबिलियत से ऊपर उठकर कोई बहुत बड़ा एम्बिशन लेते हैं, तो देखने में तो ये कोशिशें मुनफरिद लगती हैं, इंडिविजुअल लगती हैं, लेकिन कौमों की इज्तिमाई किस्मतें बदलती। जिस 2 कौमों की मैंने बात की, आप उनका पैटर्न पढ़कर देखिए, वहां हर फर्द मीडियोक्रिटी में नहीं जाना था। वो अपनी हैसियत से उठकर उरूज की किसी बात पर उन्होंने माहौल ऐसा पैदा किया कि हर कोई एक दूसरे से बड़ा सपना देखना था, वो ऊपर उठना था। हमें भी अपने अंदर ये बातें पैदा करनी होगी। आपने कभी देखा है, मुझे यहां आने पर बड़े फक्र से लोगों ने बताया कि यहां मैक्सिमम अलीग हैं, यानी अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। मैंने अलीगढ़ के पढ़ने वालों में बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर अक्सरियत को मैंने देखा है जो शीरी उर्दू बोलते और ईएमआई पर जिंदा रहते, ईएमआई भरता हुआ एक गुनगुना औसत आदमी, बस यही हम बनकर रह गए। मतलब कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उठकर निकल कर सर सैयद अहमद की उस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे लोगों ने मिलकर वैसा काम किया हो जैसा आज रात को हम यहां देख रहे हैं। आजकल एक नया पैटर्न और आया है कौम में, जिससे पूछो वो कहता है मैं एमबीबीएस हूं। वो डॉक्टर वाला नहीं, पर जो भी डेफिनेशन आपने सुनी हो, मेरे पास एक नई, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास। और मैंने देखा है कि जो ज्यादा अम्मी अम्मी करे और थोड़ी देर में आप उससे पूछें कि आप अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो धीरे से पोल खुलते हैं, ये अम्मी नहीं उसकी सास है। तो मैंने देखा है अक्सर पढ़े लिखे औसत गुनगुने आदमी, इनके लिए एक शेर था मेरे पास कि बर्त गिरी गिरा करे, आग लगी लगा करे, जिसका चमन में कुछ नहीं, फिक्रे चमन वो क्या करे। तो मुझे आपको एक बहुत गहरी बात बतानी है, और वो ये है कि हमें ना अगले 10 सालों को देखते हुए अपने बच्चों के ग्रेजुएशन कोर्सेज को तय करना हो। हमें ना अपने बच्चों को चाइना भेजना हो। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चेन के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन मशहूरियत के एतबार से सारी दुनिया में सुनाई जाती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने चीन तक जाओ अगर जाना पड़े। पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आप यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या आपसे ज्यादा दुनिया में कोई पढ़ा लिखा है? क्या सारे इल्म आप ही के सदके नहीं दिए गए? तो मैं आपको छोड़कर चीन क्यों जाऊं? मुझे लगता है कि ये हदीस अगर मेरे आका ने कही होगी तो उस दिन के लिए नहीं, आज के दिन के लिए कही है। हमें जैसे पूरी दुनिया की कंपनियों पे इंग्लिश बोलने वालों के कब्जे रहे। आप अमेरिका की किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी को उठा लीजिए, वहां पर हमेशा एक इंडियन मिलता है जो उसका हेड होता है, चाहे वो सुंदर पिचई हो, चाहे वो सत्य नडेला हो। आज रात एक सॉल्यूशन पेश कर रहा हूं। अपने बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाने का वक्त है, क्योंकि आने वाले दौर की हर बड़ी कंपनी चाइना से है और उस पर वो राज करता होगा जिसे चीनी भाषा में महारत हो या उनके मार्केट्स को वो समझता हो। एक और भी वक्त है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में किसी सूफी का एक कॉल है जो मुझे अपनी आंखों से सच होता दिखता है। एक सूफी ने एक बार कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान के लिए जिन्नात काम करेगी। अब वो जिन्नात जिन पर हमारा ईमान है, हम में से अक्सरियत ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन एक जिन्नात है जो पूरे वक्त आपके फोन में, और उसको बनाने वाले कहते हैं कि 100 पीएचडी स्कॉलर से बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम वो इल्म की कमी पूरी कर सकते हैं जो इल्म गरीबी की वजह से हमें बीच में छोड़ देना पड़ा। जिस नॉलेज को हम ढूंढा करते थे, जिस एक्सपर्टीज की हम बात करते थे, आज एक्सपर्टीज उतनी बड़ी है जितनी बड़ी आपकी जिज्ञासा है और जितना कठोर आपका सवाल है। मैं आपको एक बहुत बड़ी राय आज रात को देना चाहता हूं। जब हम एक दूसरे की परवाह करना मना कर देते हैं,
तो हम जालिम नहीं लेकिन जालिम के साथी बन जाते। क्या बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं ये बात? और जिस ईएमआई को आपको भरना है, जिस गांव के खेत में 2 मंजिला घर आपको बनाना है, जो बोलेरो की गाड़ी आपको बिहार में वापस खरीदनी है, उसकी ईएमआई की जंजीरों से आप जकड़े हुए। इसलिए मैं आपसे कुछ खुलकर करने को कह भी नहीं, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हिस्सा ये नहीं सिखाता है कि अगर खुलकर मदद न कर पाओ तो छिप कर मदद करो, और छिपी हुई मदद में ज्यादा सवाब है। तो क्या जो लोग वहां काम कर रहे हैं, क्या हमें उनकी मदद नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों के करियर का हवाला देते हैं। मैं पूछता हूं कि जब नफरत इतनी बढ़ेगी जितनी बढ़ रही है, और बॉयकॉट के मैसेजेस इतने सर्कुलेट होंगे जितने सर्कुलेट हो रहे हैं, तो कौन नौकरी देगा आपके बच्चों को, या किस एरिया में उसका शोरूम आप सजाओगे? इसलिए एक और सॉल्यूशन मैं आज रात को आपको देना चाहता हूं। ये कौम शेर दिल जिंदा लोगों से भरी हुई है। आप कुछ मत करिए, उनके दिल से जेल जाने का डर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप जितना पैसा अपने बच्चे के करियर को बनाने पे खर्च करते हैं ना, उसका 5% अपने लीडर के बच्चे के करियर में लगा दीजिए। आप अगर अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपको अपने लीडर के बच्चे का ख्याल रखना होगा। जब उसके दिल से यह डर निकलेगा ना, तो वो लड़ेगा उस नाइंसाफी और जुल्म से, और बदले में आपके बच्चे का कैरियर चमकेगा। तो हमें ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा था वो सुनना चाहिए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, पता है क्या? उन्होंने कहा था कि जेल जाने का जब डर निकल जाता है दिल से, तो अंग्रेजों की जेल किंग एडवर्ड होटल बन जाती। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए अपनी कौम का ये साथ देना हो। मेरा अगला सॉल्यूशन बहुत पेचीदा, और पता नहीं कैसे मैं बिहार अंजुमन के सामने खड़ा हूं, और बिहार के सर पे इलेक्शन से लीडर्स खत्म हो गए। हमारी कौम जो अच्छे थे वो जेलों में हैं, और जो बाहर हैं वो अक्ल बेचकर तालियां खरीदो। जब लीडर अक्ल बेचकर तालियां खरीदता है, तो रियाया नींद बेचकर खामोशी खरीद। हमें अच्छे पढ़े लिखे लीडर पैदा कर। एक लीडर तसव्वुर का आईना होता है। जब आईना टूट जाता है तो लोग अपनी परछाइयों में गुम हो जाते हैं। जहां कोई मंजिल ना हो वहां कारवां बिखर जाते हैं। और आज हमारी लीडरशिप पता है कैसी हो गई है? अच्छे पढ़े लिखे सुलझे नॉलेजेबल लोग इस फील्ड में आने को तैयार नहीं है। तो इस फील्ड में चालाक लोगों ने अक्लमंदों की जगह ली, और फिक्र की जगह वो फेम, इल्म की जगह वो इन्फ्लुएंस। रहनुमा एक जिंदा तस्किरा होता है अपनी कौम के जीत हार और तजुर्बे का। उसकी गैर मौजूदगी में आज ये हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उसे हम हकदार कहते हैं। हमें ऐसे लोग पैदा करने होंगे जिनके दिलों में हिकमत हो और दिमाग नॉलेज से भरा हो। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। जब इलेक्शन सर पे ना हो तब हमें अपना लीडर चुनना है। और मालूम है सीरत का क्या तरीका है? लीडर चुनने से पहले खूब जांच लो, खूब परख लो, लेकिन एक बार जब उसे चुन लिया है तो फिर आंख बंद करके उस पर भरोसा करो। हमें अपने लीडर्स को पैदा करना हो। मैंने इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो एक लाइन सुनाता हूं। जो कौमें अपने जमाने के अजीम लोगों को नहीं पहचान पाती, वो एक दिन उनकी मजारों पर फूल रख कर रोती। आज हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो ये है कि हमारे सारे कमरों में लॉक लगा हुआ है, और मास्टर की, जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, वो गुम गई। आपको एक बात बताऊं, सियासत से बेरगबती ये कौमों को कोमा में डाल देती। आप सियासत में दिलचस्पी अगर नहीं लेते तो फिर सियासत हर बात में आप में दिलचस्पी लेती, और यही चीज हमारे साथ हो रही है। आप देखिए, सिर्फ अल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ पट्टी पढ़ाई जा रही है। आप कहीं सफर करने में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, आप सलाम करने में डरते हैं, क्योंकि जिनके जो अल्गोरिदम्स हैं वो हमारे लिए आज के नए जमाने में नबी की तरह काम कर रहे हैं,
उनके लिए। हमारा नबी या एक नबी, उसका काम यह होता था कि वो सोचने समझने और एहसास करने का सलीका हमें पैदा करता था। हर 10 सेकंड में एक नफरत भरी वील उन्हें वो सिखा रही है कि हमें अपनी बात कहने में भी डर लग रहा है। मैं आपको इंग्लिश में एक लाइन सुनाता हूं, बहुत गहरी। When the wise retreats, the loud inherits. जब से वाइज लोग अपने घरों में छुप गए, अपनी बीवियों के साथ सेटल हो गए, तब से चीखने चिल्लाने वाले लोगों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है। इलेक्शन एक पीआर बन गए हैं। आपको मालूम है, पॉलिटिकल इरेजर, यानी आपको सियासत से मिटाया जाता है तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में क्या मिटता है मालूम है? आपके लिए जो बजट होता है ना, उसे खत्म कर दिया जाता है। और बजट के खत्म होने का जश्न मत मनाया करो मुसलमानों। कितनी ऐसी स्कूलें खोल लोगे, टूथपेस्ट से लेकर एक जूते की लैस तक पे तुम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस देते हो। वो बजट तुम्हारा हक है। जितने प्रोग्रामों में हम अच्छी स्कूलें खोलते हैं, उतना ही वो सिकुड़ रहे बजट के लिए भी हमें लड़ना होगा और उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी। 1960 में अमेरिका में एक प्रोग्राम था। मेरी अगली तजवीज आपके लिए वो है। अमेरिका में एक प्रोग्राम था कि जो जिस फील्ड में मास्टर होता, वो उस फील्ड में आने वाली नस्लों को पढ़ाता। इस प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत था, द बेस्ट माइंड्स ऑफ टुडे टीचिंग द बेस्ट माइंड्स ऑफ टुमारो। मैं कल से यहां मुलाकात कर रहा हूं बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट और जूलॉजी के प्रोफेसरों से। मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आप अपनी फील्ड में माहिर हैं तो आने वाली नस्लों को उस फील्ड में आप गाइड कर दीजिए। आज का बेस्ट दिमाग अगर कल के बेस्ट दिमाग को पढ़ाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहा था कि हर चरवाहे से उसकी रियाया के बारे में पूछा जा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 सवाल होंगे। हम रियाया से चरवाहे के बारे में भी पूछा जाएगा और चरवाहे से रियाया के बारे में भी पूछा जाएगा। तो मोमिन अपने भाई का आईना होता है। जब अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, इसका मतलब पता है क्या है? कम से कम मस्जिद के अहाते में महीने में 2 बार, और यहाँ पे इंडिया के बहुत लोग हैं जो इंडिया में सुन रहे हैं, कम से कम मस्जिद के अहाते में 2 बार हमें अपने पढ़े लिखों से आने वाली नस्लों को गाइड करवाना चाहिए। और मस्जिद के आंगन के बाहर हमें जमाने के एसपी और कलेक्टर को बुलवाना चाहिए और 15 दिन या 2 महीने में एक प्रोग्राम होना चाहिए कि आपकी तरह कैसे बने। जब वो कलेक्टर आएगा और हमारे बच्चों को टोपी पहना अपनी जिंदगी में उत्सुक देखेगा तो उसका भी नजरिया बदलेगा कि ये कौम पढ़ना चाहती है, और हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए। मेरी अगली तजवीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रियाद में प्लेन उतरने वाला था और मेरी वालिदा बाहर देख रही थी कि सऊदी अरब दिखता कैसे है, तो देखा कि धूल, बहुत दूर तक रेत ही रेत थी। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं। ये मेरा अपना अल्लाह की अता से थोड़ा मैं फ्यूचर देखता हूं तो वहां से देख कर सुना रहा हूं। आने वाले जमाने में दुनिया के जितने कमजोर लोग हैं उन सबको सूखे इलाकों में ढकेल दिया जाए। जरखेज मिट्टी पर बहुत ताकतवर लोगों का कब्जा होगा। तो हमें क्यों ना उस दिन की तैयारी करते हुए अपने बच्चों को बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर सिखाना चाहिए। जिसने बड़ी तादाद में बच्चों का जीनोसाइड किया है, औरतों की इज्जत लूटी है, उनके यहाँ सबसे बड़ा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यह है इस वक्त कि वो अपनी कौम को बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर सिखा रहे। ये बिना पानी बिना मिट्टी का एग्रीकल्चर ही है जो आने वाले जमाने में हमें 2 वक्त का खाना देगा, और उसकी सबसे अच्छी शुरुआत कहीं और से नहीं, मुझे लगता है सऊदी अरब से हो सकती है। हमें हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में अपने लोगों को ग्रेजुएट बनाना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का एक निजाम दिया, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मेरी एक तजवीज और है। हमें ना अपनी मस्जिदों में चंदे की 3 पेटियां घुमानी पड़ेगी। एक तो मस्जिद के लिए, दूसरा मदरसे के लिए, और तीसरा जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए। क्योंकि कुरान पाक में ज़कात के यूजेस में आपने 8वीं लाइन पढ़ी, गर्दनें छुड़ाने। गर्दनें छुड़ाना 2 तरह से होती है, एक जो बेगुनाह जेलों में बंद है और एक जो तालीम याफ्ता नहीं है उन्हें ग्रेजुएट कर दीजिए।
इस अंजुमन ने जितने बच्चों को ग्रेजुएट किया, आपको पता है उनके साथ क्या होगा? उनकी आने वाली हर नस्ल अब ग्रेजुएट होगी। तो हमें इस तरह की एक तीसरी चंदे की पेटी अपनी मस्जिद में घुमानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, और वो गुजारिश ये है कि हमें ना वोकैबुलरी की एक और नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। मातम हम बहुत पीट चुके, सदमा हम बहुत फैला चुके, लेकिन वोकैबुलरी ऐसी कि हमें इतिहास से सीखना हो। एक लाइन सुनाता हूं, बस आप सुनकर देखिए। आजादी भी क्या चीज है, मुसीबत की कोख में पैदा होती है और आराम की गोद में मर जाती है। अपनी फैमिली को लेकर रियाद में सेटल लोगों में तुमसे क्या। आजादी भी क्या अजब चीज है, मुसीबत की गोद में पैदा होती है और आराम की गोद में मर जाती है। बापों ने कुर्बानियों से जीती, बेटों ने गफलतों से गवाई। आजादी विरासत नहीं होती, एक लगातार चलने वाले संघर्ष का नाम है। हमें हर लेवल पर संघर्ष करना होगा। मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूं एनवायरनमेंट की डॉक्यूमेंट्री से। जंगल में आग लगती है, बड़े बड़े सारे पेड़ जल गए, खूब कार्बन फैला। आग जंगल की आपने कभी देखी? हमें जंगल की आग बनना हो, मोमबत्ती एक फूंक से बुझ जाती है, और जंगल की आग आंधियों से भड़कती है। जंगल की आग, आंधी जितनी जोर से हो उतने जोर से जंगल को जला। लेकिन इस वक्त हम आग नहीं, हम जंगल है, और हमारा जंगल जल रहा है, और हमारी पुरानी कयादत वाले पेड़ सारे ढह गए, राख बन गए। लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट्री का नरेटर कहता है, गौर से देखो, इस आग की तड़क से जमीन फट जाती है, और उस फटी हुई जमीन में नन्ही पोपलें आती हैं। ये नन्ही पोपलें पहली बार जब सूरज की रोशनी से नहाती है, तो अब ये पोपलें वो पेड़ बनेगी जो जंगल को अगले 200 साल कयादत देंगी। आपको लग रहा है ऐसा कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से मैं जहां जाता हूं, शादी हॉल में वलीमे की जगह एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं। ये पहला हॉल है जहां मुझे बिरयानी की खुशबू नहीं है, वरना मैं जहां खड़ा करा जाता हूं पिछले वलीमे की बिरयानी महक रही होती। आपको नहीं पता हमारे यहां क्या हो रहा है। हमारे यहां आपने अपने समाज के खंडर को कभी गौर से नहीं देखा ना। पिछले 10 सालों में बहुत मजबूत काम हो रहा है, लेकिन उसका एक खामियाजा भी है। पिछले 10 सालों में हमारी बच्चियां बेतहाशा पढ़ रही हैं, लेकिन सरकार की रिपोर्ट कहती है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा। बच्चियां तालीम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ड्रॉप आउट रेट कौन बढ़ा रहा है? हमारे लड़के नहीं पढ़ रहे, और इस वजह से उन बच्चियों को रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या मैं ये बात गलत बोल रहा हूं? आप बताइए। रिश्ता नहीं मिल रहा, और हर शादी एक कॉम्प्रोमाइज हो रही, अपनी काबिलियत से कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैंने मंचलों को बीवी और बच्चों को बिना बात के छोड़ते देखा। मैंने मॉब लिंचिंग में मर गए मर्द के घर में एक सहमी हुई मां को अपने बच्चों को कलेजे से चिपकाए छुप कर बैठे देखा है। मैंने जब बेगुनाहों को जेलों में घसीट लिया जाता है, तो थाने के बाहर रोती औरतों के आंखों में झलझल आंसू देखे हैं। मतलब जब भी हम पर कहर टूटता है ना, सबसे बड़ा खामियाजा हमारी खवातीन भरती है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं और आपके मुंह पे कह रहा हूं, जो आबादी अपने आधे हिस्से के साथ इंसाफ नहीं करती, उस आबादी को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो आबादी अपने आधे हिस्से के साथ इंसाफ नहीं करती। मेरी उलमाओं से भी एक कंप्लेन है। मैं उलमा के कामों को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं आज उनको एक बात कहना चाहता हूं। आलिमों को इस नए दौर में एक नया इज्तिहाद करना पड़ेगा। कुछ बेहद इज्जत वाले मकाम हैं, और उन मकामों की एक लिस्ट बनानी है। जैसे आईएएस है, टीचर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट, रिसर्च, या फिर डॉक्टर है। ये कुछ ऐसे पेशे हैं जहां रौब की रोशनी इतनी है कि गलत निगाह उठाने वाले की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। हमें ऐसी लिस्ट बनाकर अपनी बच्चियों का ग्रेजुएशन इन चीजों में करवाना होगा, और उन्हें इस लेवल की तालीम देनी होगी कि गलत निगाह उठाने वाले की आंखें भी चौंधिया जाए।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम वाकई पर्दे के कायल हैं तो क्या पर्दादार का इलाज करने वाली को पर्दादार नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे इसका। अगर हम वाकई पर्दे के कायल हैं तो क्या पर्दादार का इलाज करने वाली भी तो पर्दादार होनी चाहिए? जब मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूं, काश इसकी शुरुआत रियाद से है। मैंने सऊदी के लोगों में एक खास बात देखी है, कोई कितना भी अमीर हो और वो बहुत अमीर है, कपड़े एक जैसे पहने, खाना एक खा, शादियों में। उनको देखकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप उनका वाकया पढ़िए तो आपको क्या दर्स मिलता है? यह दर्स मिलता है कि उन्होंने अपने बिजनेस के पैसों से रसूलुल्लाह के दीन हक को सींचा। क्या हम ये तीनों बातें कंबाइन करके अपने लिए एक सॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं? बंद करो शादियों में मुर्ग मुसल्लम खाना और बंद करो शादियों में दहेज देना। इन दोनों का पैसा बचाकर हर खतीजा के लिए एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान ढूंढो और उसके बिजनेस को स्टेब्लिश कर दो अपनी बेटी के नाम से, दामाद के नाम से नहीं, अपनी बेटी के नाम से। ये बच्चा भी सेटल हो जाएगा, वो बच्ची भी सेटल हो जाएगी। और मैं पहली बार ये बोलने जा रहा हूं और डर है मुझे कि मुझ पर कहीं बहुत बड़ा इल्जाम ना लग जाए, इसलिए पहले माफी मांगता हूं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी औरतों को बिजनेस इसलिए नहीं अलाउड है ना क्योंकि चेहरा दिखाना पड़ेगा, बेपर्दगी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मैं जिन्नात कह रहा हूं, इसके दौर में बिना चेहरा दिखाए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों का बिजनेस एस्टेब्लिश करना पॉसिबल। हमें अपनी बच्चियों को एआई में ट्रेन करना होगा, पीछे का सारा काम वो देखें और सामने उनके शौहर जमीन पर और फील्ड में निकल कर मेहनत करे। हमें ये सॉल्यूशन लाना होगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता। आपने, मेरे वालिद ने इतनी प्यारी बात कही कि आपने कैदियों को देखा और यहाँ पे अप्रवासी भारतीय जो आए हैं काम करने, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे, अच्छे पेशे वाले, खुद के बिजनेस होल्डर हैं, पर जिस प्लेन से हमें बुलाया गया था उसमें बहुत सारे थे जो इंडिया से यहाँ काम करने वापस आ गए। उन सबके चेहरे उतरे हुए क्योंकि वो 2 साल के लिए अंदर जा रहे थे। तो मेरे वालिद ने यही कहा कि एक कैदी में और यहाँ काम करने आए हुए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, वहां उसके घर वाले उससे हर हफ्ते मिल सकते हैं, यहाँ इसके घर वाले 2 साल में सिर्फ एक बार मिल सकते। मैं आपको बताऊं, लेकिन ये एक तरह की गुलामी है। आप चलिए ना मेरे साथ दिल्ली, हर बिजनेस के अंदर जाकर आप देखेंगे तो चेहरा ब्रांड का है पर अंदर काम हुनरमंद मुसलमान कर रहा। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? हर चेहरा, किसी डिजाइनर क्या जाइए, जब आप उसके लाखों का लहंगा ले लेंगे तो वो अंदर से आवाज देता है, मास्टर जी नाप लीजिए। अब मास्टर जी एक मुसलमान होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ जेलों की गुलामी के बारे में आपने सुना होगा, कभी बड़े बिजनेसेस में गुलामी करते छोटे कारीगरों को आपने नहीं देखा, बेहद हुनरमंद, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो ना वो कीमत, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना पॉलिसी पर सवाल उठा पाते हैं। आप समझे मेरी बात? ट्रेडर, दलाल, अफसर, तीनों उनके माप तौल, उनके बिल और उनके रिकॉर्ड में हेरा फेरी का मैंने देखा है। बिना तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों को उनके कर्ज, उनके टैक्सेस, उनके इंटरेस्ट इस लिहाज में लगाए जाते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते। मेरी इस लाइन को कहीं लिख कर रख देना अपने बच्चे का करियर डिजाइन करने से पहले। जहालत, इलिटरेसी, जहालत एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स, और ये टैक्स रुपयों में नहीं फर्मा बरदारी में अदा किया गया। इलिटरेसी एक नजर नहीं आने वाला इनविजिबल टैक्स, और ये टैक्स रुपयों में नहीं फर्मा बरदारी में अदा किया जाता है। पढ़ाई बीच में छोड़कर थोड़े से पैसों के लिए कोई हुनर सीखने वालों, बेनकाब हकीकत मैं तुम्हें समझाऊं, अनपढ़ लोग बात पर भरोसा करते हैं और हाकिम दस्तावेज पर। हाँ, अनपढ़ लोग, अगली लाइन सुनना, काम आप कर रहे हैं पर कंपनी का हर मालिक कहीं और से। एक पढ़े लिखे की स्याही 1000 अनपढ़ों को गुलाम बना सकती है।
बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों, दुनिया में इलिटरेसी बदतरीन है, पर बद से बदतर है इकोनॉमिक इलिटरेसी। ये इकोनॉमिक इलिटरेसी यानी माशी जहालत, ये बराबरी को नामुमकिन बना दे। ऊपर से जब तालीम कम होती है ना, तो हम टेक्नोलॉजी, उसकी असल कीमत और उसके अंजाम को समझ नहीं पाते। अंग्रेज भारत आए थे कच्चा माल ले जाने और महंगा सामान बनाकर वापस भारत में बेचने। मैंने अपनी कौम में सबसे ज्यादा कर्जा लेके आईफोन खरीदते देखा। मैंने महंगे कलर से बालों को रंगवाते अपने नौजवानों को देखा। मैंने दुनिया की सबसे महंगी बाइक पर उन्हें आवारागर्दी करते देखा। इसलिए मैंने अगली लाइन लिखी, अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों के गुलाम भारत की तरह हम एक ऐसी कौम बनकर रह गए हैं जो कच्चा माल भेजती है और फिर महंगे ख्वाब खरीदती। गलत बोल रहा हूं सर? कच्चा माल भेजती है और फिर महंगे ख्वाब खरीदती है। अभी हलाल प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया गया। सुनिए, जो कौमें नहीं पढ़ती वो नहीं तय करती क्या पाक है, क्या जायज है, क्या कीमती। जो कौमें नहीं पढ़ती वो नहीं तय करती क्या पाक है, क्या जायज है, क्या कीमती है। जहालत ने इताअत को लाजिम बना दिया है। मेरी कौम की गुलामी दिखाऊं? आपका पसीना कारखानों को चलाएगा, मगर फैसले आपके नहीं होंगे। आपको जरूरत भर की रोटी तो मिलती रहेगी, लेकिन मुनाफे का सालन कोई और खाएगा। ये एक बदतरीन गुलामी है जिसे हमें ठीक करना होगा। देखिए, हमारे उलमाओं ने क्या किया मालूम है? और सारे उलमा ऐसे नहीं, मैं 4-5% की बात कर रहा हूं। उलमाओं का एक बहुत बड़ा एहसान है जो आपको मुझे मानना होगा। उलमाओं ने मदरसे खोले तो दीन बाकी रहा। किसी ने क्या खूब कहा कि जहां मदरसे खत्म हो गए वहां दीन खत्म हो गया। आप उठा के देख लीजिए किसी भी देश को। तो दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना जरूरी है। लेकिन यह डायलॉग अधूरा है ऐसा। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना जरूरी है, लेकिन मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार का बाकी रहना जरूरी है। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? और यह भी अधूरा डायलॉग। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना जरूरी, मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार, प्रॉफिटेबल कारोबार का बाकी रहना जरूरी है। और उनके कारोबार का प्रॉफिटेबल होने के लिए उनकी औलाद का दुनिया में पढ़ा लिखा होना जरूरी। हमने ना इस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया है। मैं अपने उलमाओं से कहना चाहता हूं, जिन्होंने इल्म की कमी गुस्से से पूरी की, उनसे कहना चाहता हूं, सवाल पूछने वालों और सवाल करने वाले जहनों का गला ईमान का डर दिखाकर मत घोटिए। सवाल करने वाले जहनों का गला ईमान का डर दिखाकर मत घोटिए। इल्म की तलब बुझ जाती है। पहले बगदाद में बैतुल हिकमा जला था, फिर एक एक करके हमारे सारे शहर खंडर होते चले गए। जो कौमें अपने फिलोसोफर्स को खामोश कराती हैं, कल उसी कौम को तोपों का जवाब देना पड़ता। इसलिए सवाल उठाने वाले, अकाउंटेबिलिटी वालों, उनको आगे करिए। अभी एक नया दौर चला है। हर कोई हर किसी काम के लिए पैसे उठा रहा है, पर वापस पलटकर आप पूछ नहीं सकते कि तुमने इस पैसे का क्या। मैं शुक्रगुजार हूं इस अंजुमन का जिसने खड़े होकर हिसाब दिया कि आपका पाई पाई कहां लगा है। मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूं। सबसे आगे घुड़सवार चलते थे जो जमीन फतह करते थे, उसके पीछे औलिया चलते जो जमीर फतह किया करते थे। कभी इंसाफ दरबार से और तहजीबे खानकाहों से बटती, और सबसे इन दोनों के पीछे ईमानदार सौदागर चला करते जाओ। जमीन फतह करने वाले, जमीर फतह करने वाले, और इन दोनों के काम से फायदा उठाने वाला वो ईमानदार सौदागर जो हमारे देश में आया तो उसने कपड़े का ऐब दिखाकर बेचा तो लोगों ने पूछा ये कौन सा दिन है। जिसने नाप तौल से ज्यादा भर कर दिया तो लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो। हमें इन लोगों को वापस लाना पड़ेगा। ये तीनों के बगैर नहीं होगा। ये खानकाहों का भी उतना ही रोल है। अपने बच्चे का कैरियर डिजाइन करते समय और एक बात सुनिए, आप पर 5 चीजें अल्लाह ने फर्ज की, ऐसा आप कहते हो। मैं आपको आपकी 6वीं चीज दिखाऊं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज।
बचपन से हमको यही पढ़ाया गया ये 5 चीजें फर्ज है? नहीं साहब, ये 5 आसान चीजें हैं, इसलिए हमने याद रखा। सबसे हार्ड फर्ज को हमने जानबूझ के छुपाया, और वो फर्ज पता है क्या था? वो फर्ज था बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म करना। खानदानों में, मोहल्लों में, शहरों में, देशों में बुराई से रोकना और अच्छाई का हुक्म करना। आपको पता है, जमीनें खरीदते हैं आप, प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, ये ऐसा जमाना है जिसने जमीन से कई गुना ज्यादा कीमती सर्वर, आप सर्वर वर्ड समझते हैं, जिसमें डेटा अपलोड होता है, जिसमें डेटा रखा जाता है। आपको मालूम है, ये वो दौर है कि जिस फॉर्म का डेटा सेट नहीं है, फिर दुनिया में उसकी कोई राय उसके हक में नहीं है। आपको एक डेटा सेट बनाना होगा। हम में से हर एक को एक यूट्यूब चैनल खोलना हो। आप कहेंगे या खुदा, ये क्या बात बोल दी? सुनाता हूं क्या बोल दी। इजराइल ने सिखाया कि जिसके हाथ में एआई और एल्गोरिदम पे कब्जा है, दुनिया के हर जहनो गुमान पे उसका कब्जा। जिसको डेटा सेट में जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल ही नहीं रहा है। अब आप सुनना, मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि हम पर बुराई से रोकने वाला और अच्छाई का हुक्म करने वाला डेटा बनाकर इंटरनेट पे डालना फर्ज क्यों है? सुनिए, ये एआई को जब आप कमांड देते हैं तो ये इंटरनेट पे जाकर सारे डेटा सेट को उठाता है, फिर एक राय कायम करके अपने यूजर को उसका सॉल्यूशन देता है। मुसलमानों, तुम्हारा डेटा सेट ही नहीं है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। तुम कितना भी रोक लोगे, 2035-40 से कितना भी रोक लोगे, मुझे लगता है कि ये एआई हमारे बच्चों की इमामत करेगा। अगर उस दिन के लिए हमने अपनी कुरान और हदीस और उसके फलसफे को अभी से इंटरनेट पर डालना नहीं शुरू किया, तो ये इमामत दज्जालियत में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमें अपना डेटा सेट बनाना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, अल्लाह के रसूल ने क्या प्यारी बात की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा था एक दिन आएगा जब घर घर औरतें नाचेंगी। हमारे आलिमों ने, बेचारों ने उस जमाने के हिसाब से बताया ये टीवी है, पर आज वाकई अल्लाह के रसूल की लाइन है वैसे की वैसी लगती है। टिकटॉक बनाने के नाम पर वाकई घर घर में हर कोई नाच। और आपको एक बात बताऊंगा तो आपका कलेजा कट जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा समर्थन मैंने किया था कि टिकटॉक बंद करवाएगी, क्योंकि टिकटॉक पे थिरकने वाले सबसे ज्यादा हम लोग थे। आपको मालूम है एल्गोरिदम कितने पावरफुल होते हैं? चाइना ने टिकटॉक बनवाया कि हर तीसरा वीडियो उनके देखने वालों को इंस्पायर कर दे, कुछ नया करने पे मजबूर कर दे। जब चाइना में ऐसा होने लगा तो चाइना ने सोचा क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? बोले क्या? हर तीसरा वीडियो लोगों को नाचने गाने पे मजबूर कर दे। तो उन्होंने जब ये टिकटॉक बाकी दुनिया को दिया तो उस पर सिर्फ नाचने गाने वाले वीडियो डाले। हमारा बच्चा जब उसको सरकाता है तो उसके दिल में ख्वाब आता है कि मेरा भी इतने मिलियन फॉलोअर होंगे और मैं भी नाचने गाने वाला बनूंगा। हमें बुराई को रोकता और अच्छाई का हुक्म करता डेटा सेट आज अपने बच्चों से डलवाना होगा, वरना एक वक्त आएगा जब इन्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। अपनी बात को खत्म करते समय इस लाइन को एक लाइन में और सुनाना चाहता हूं कि अगर आपके पास ना डिजिटल सिटीजनशिप नहीं है तो आपकी सिटीजनशिप खतरे में। आपने नहीं सुना? अगर आपके पास डिजिटल सिटीजनशिप नहीं है तो आपकी सिटीजनशिप खतरे में है। फिलिस्तीन पर 2 तरह के जुल्म हुए हैं, एक वहां हुआ और फिर दूसरा उसके ऊपर हुए सितम को डिजिटली इरेज करके, डिजिटली डिलीट करके, लोगों के दिलों और जहनों गुमान से मिटाने की कोशिश करके उसके साथ दूसरा जुल्म जो था वो डिजिटल जुल्म। तो हमें अपनी आवाज एआई के इस जमाने में वहां भी उठानी है। अपनी बात को खत्म करने से पहले लास्ट 2 सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूं। सारी दुनिया के सारे मजहब के सारे त्योहार आप देखिए, सारी दुनिया के सारे मजहब के सारे त्योहार के दिन लोग डीजे की धुनों पर थिरकते। यह आपका अकेला है रसूल अरबी का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां त्योहार के दिन आज भी लोग
नमाज पढ़ने मस्जिदों में। लेकिन हमें, आपने मस्जिदों को देखा, जब वो खजूर की सुतूनों की थी तो वो दुनिया का दिल और इंसानियत का आखिरी सहारा हुआ करती। जब से हमने उसमें टाइल्स और झूमर लगाने शुरू कर दिए, उसका कुछ ना कुछ बदल गया। क्या मस्जिद नबवी खजूर के डालों को मत देखो, क्या मस्जिद नबवी वो इल्म की पहली यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्या मस्जिद नबवी वो जगह नहीं थी जहां कसम ने कलम खाई, जहां कलम ने कसम खाई कि अब अंधेरा नहीं रहेगा? क्या मस्जिद नबवी वो नहीं थी? एक साल में 26 दिन संसद मिलती है, एक साल में 26 दिन संसद मिलती है। अल्लाह के रसूल पे कुर्बान जाइए, एक दिन में 5 बार मुसलमानों की संसद मस्जिद में लगती थी। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। खलीफा के हाथ पे वोट दिया जाता, मुसाफा करके एक दिन में 5 बार वोटिंग होती था। और अगर कोई बिना मुसाफा किए चले जाए तो अबू बकर उसके पीछे पीछे आते और कहते, अली आज तुमने मेरा हाथ नहीं मिलाया, मुझसे क्या खता हो गई? तो आप कहते, कोई खता नहीं, खातूने जन्नत बीमार है इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। कहते, नहीं अली, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुमने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया? मतलब वो कहते कि तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया? ये मस्जिदें हुआ करती थी, वो इंसाफ का दरबार थी, जहां मजलूम का हक अल्लाह के हुक्म से मिलता था, ना किसी बादशाह की मेहरबानी से। वो कमांड सेंटर्स थी जहां स्ट्रेटेजीज बनाई जाती, और लौट कर जब विजय होकर लोग वापस आते तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए पहले उन्हें अल्लाह के सामने सजदा करवाया जाता। मस्जिदें वो थी जहां सुफ्फा की खाएं थी, वो भूखे मगर रोशन चेहरे अमल की चिंगारी से आसमान जला दिया करते थे। मस्जिदें वो थी जो पब्लिक वेलफेयर का पहला ऑफिस थी, जहां निकाह भी होते थे और ज़कात भी बंटती थी। मस्जिदें बराबरी का मिलाद थी, जहां बिलाल की अजान और उमर की आवाज एक ही सबसे उठती थी। मस्जिदें एम्बेसीज होती थी, रोम, ईरान और हबशा के एम्बेसडर आपके रसूल से मिलने वहां आते थे। मस्जिदें तहजीब जहां की नींव रखती थी। आप बताइए, ये 10 काम में से कोई काम हमारी मस्जिद में बाकी रहा है? कोई काम हमारी मस्जिद में बाकी रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंट्रल बोर्ड मस्जिदों को मेंटेन करने वाला होना चाहिए, जो इमामों को अपॉइंट करे, सच्चे और अच्छे इमामों को अपॉइंट करे और उनसे कहे कि आप इसको संभालिए। जैसे आईएएस और आईपीएस नहीं अपॉइंट होते, उस तरह होना चाहिए। और मस्जिदों की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और मस्जिदों के अंदर बहुत सारी मस्जिदें ऐसा कर रही हैं, आईएएस और आईपीएस की कोचिंग होना चाहिए। अपनी बात को खत्म करते हुए और आप लोगों से बहुत बड़ी इल्तिजा करते हैं, लोगों, सिर्फ 5 साल और, फिर तुम्हारा बचाया हुआ पैसा तुम जितनी मर्जी लगा लेना, वो तुम्हारे काम नहीं आए। लेकिन आज जो तुम्हारा पैसा है वो किसी सही काम में लगा। इसलिए नहीं कि तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है या कुछ ठीक करना है, इसलिए कि तुम्हें कम से कम ब्रीदिंग स्पेस तो मिले, तुम्हें कम से कम ऑक्सीजन तो मिले। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत अच्छी, आप मीडिया में नहीं हैं, राजनीति में नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, आप डेटा सेट में नहीं हैं, आप वकालत में नहीं हैं। एक शायर ने एक शेर लिखा था, मैं अब्बू जी से जब भी पूछता हूं तो वो हंसते हैं कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा। उस शायर को लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों? इस वक्त आपको अल्लाह का वास्ता, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों के लिए ये ट्राई करिए कि एक आईएएस हो, एक आईपीएस हो, एक जज हो। पता है क्यों? इसका सिलेबस बहुत बड़ा, और इसका सिलेबस आपके ज़हनो गुमान को बहुत बड़ा कर देता है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा और आप कमांड लिखेंगे तो दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पर आप ऐसी कमांड लिखेंगे जो दुनिया में कोई नहीं लिख पाए। तो ये वक्त है हुनरमंद मुसलमाना, इस वक्त का पूरा फायदा उठाओ। और बिहार के खास पढ़ाई लिखाई को लेकर इतने सजग लोगों से मैं आपकी अपील करता हूं, बिहार अंजुमन का हाथ बटाइए, 3 चीजें करिए। लास्ट में 2 कौमों का जिनोसाइड हुआ, दोनों कौमों ने आज पूरी दुनिया पर राज किया क्योंकि उन्होंने 3 चीजें की। पहला, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी, उन्होंने आने वाले जमाने की फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन दी। हजरत अली ने यूं कहा था
कि तुम जब अपने बच्चों को पढ़ाना तो इस जमाने के एतबार से मत पढ़ाना, आने वाले जमाने के एतबार से पढ़ाना कि तुम्हारा जमाना कोई और था, उसका जमाना कोई और होगा। एजुकेशन लेना बंद करो, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के पीछे भागो। दूसरा, उन्हें बेचने का हुनर आता है। आप उनके दुश्मन हैं, पर उनकी प्रोडक्ट को खरीदे बिना आप जी नहीं सकते। आप उनको बॉयकॉट करने का मैसेज उनके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करते हैं। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप आता है, दुनिया से हर जॉब चला जाएगा, लेकिन बेचने का जो हुनर है, आइडिया की जो करामत है, उस एंटरप्रेन्योरशिप को हमें अपने बच्चों को देना। और तीसरा और आखिरी, जिस पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, पॉलिसी मेकिंग में कभी अमेरिका में जाकर देखिए, हर राष्ट्रपति सिवाय ओबामा के, उनका दामाद किस कौम से आता है। पॉलिसी मेकिंग की उन जगहों पे जहां करवट लेने से लाखों की जिंदगियां बदलती हैं, उस पॉलिसी मेकिंग की जगहों पर अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को बिठाना होगा। फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिसी मेकिंग, ये तीन चीजें जब तक नहीं मिलेगी, जिस ख्वाब को आप तालीम के आईने में ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगी। लोग तालीम लेंगे और फिर अपनी बीवियों के साथ सेटल हो जाए। एक पलंग पे 3 लोग मिलेंगे, मियाँ बीवी और उनका पैकेज। और कुछ हद तक ये बात उनके लिए ज्यादा सही है जो ज्यादा पढ़े लिखे। हम कहते हैं ना, एक दिन पढ़ाई लिखाई आएगी तो आजादी मिलेगी। हमें ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जो मशहूर है, हमें कामयाब चाहिए। क्यों? मशहूरियत और कामयाबी में फर्क है। मशहूर है, पर कामयाब वो है जिसके कंधे पे पैर रखकर पूरी एक कौम यहां से वहां हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना हक अदा किया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।